बायोटेक के मेडिकल फील्ड में बच्चों हम एप्लीकेशन समझ रहे थे। इसमें आप लोगों को मैंने 2 एप्लीकेशन समझा भी दिए थे। पहला एप्लीकेशन हमने मेडिसिन बनाना सीखा था, सेकंड एप्लीकेशन हमने जीन थेरेपी सीखा था। आज हम एक एप्लीकेशन समझ रहे हैं और वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आणविक निदान। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है डिजीज का पता लगाना कि डिजीज है या नहीं, डायग्नोस करना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने को चेक करता है, फिर वो कहता है कि ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, इस तरह की टेस्ट कहता है। इस टेस्ट से वो ये पता करना चाहता है कि एग्जैक्टली हमारे अंदर रोग कौन सा है। तो डिजीज का पता करने के लिए डिजीज को पता करना, इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोस करने के लिए जो सामान्य टेक्निक काम में ली जाती है, उसमें आप लोग जानते हैं ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट काम में लेते हैं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट बच्चों तब अच्छे से रिजल्ट देती है जब पेशेंट ऑलरेडी बीमार हो चुका है, मतलब बैक्टीरिया आया था, काफी टाइम बाद उसने संक्रमण भी किया, सिम्टम आने लग गए, पूरी तरह से बीमार हो चुका है। अच्छा, बीमार हो गया, उसके बाद जाके वहां पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट से पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे बुखार आना, छोटी मोटी बीमारी जो होती है, उसमें अपने बीमार हो भी जाए और फिर उसके बाद पता चला कि अपने में ये बीमारी है, तो डॉक्टर मेडिसिन देता है, हम ठीक हो भी जाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें जितना जल्दी डिजीज का पता लगा लो, उतना इजी वे में पेशेंट को बचाना आसान हो जाता है। जैसे हम बात करें कैंसर की, कैंसर में यह कहा जाता है कि अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में पता कर लिया जाए तब तो फिर कैंसर को आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन अगर लेट स्टेज में पता चलेगा तो पेशेंट को कई बार बचाना मुश्किल हो जाता है। यानी यहां पर अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितना जल्दी डायग्नोस करोगे उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। अब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट से हम अर्ली डायग्नोस नहीं कर सकते। इनको अर्ली डायग्नोस करने के लिए हमें बायोटेक की टेक्निक काम में लेनी पड़ती है, और वो टेक्निक कौन सी है उनके बारे में समझते हैं। निदान के पारंपरिक तरीकों जैसे सीरम, मतलब वही ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, आदि से रोग की प्रारंभिक पहचान संभव नहीं है, अर्ली टेस्ट संभव नहीं हो पाती। इसीलिए प्रारंभिक निदान के लिए काम में आने वाली कुछ टेक्निक्स जो है, उनमें सबसे पहले आती है पीसीआर, अगले आती है रिकॉम्बिनेंट प्रोब का यूज करके, और थर्ड आती है एलाइसा का उपयोग। मतलब ये टेक्निक ऐसी है जो अर्ली से अर्ली स्टेज में ही डिजीज को पता करा देती है। अच्छा, पीसीआर से कैसे पता करते होंगे, मैं आपको एक आइडिया भी देता हूं। मान लीजिए किसी पेशेंट में हम बात करें वायरस की, एचआईवी वायरस की बात करें, एड्स की बात करें, एड्स में एचआईवी वायरस है या नहीं है, अर्ली स्टेज में हमें पता करना है, तो पीसीआर से हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। क्लियर? आप लोगों ये भी जानते होंगे, अच्छे से पढ़ा भी होगा आपने, कि जब एचआईवी का इंफेक्शन होता है तो ऐसा नहीं कि इंफेक्शन होते ही उसमें सिम्टम आ जाएंगे, कई सालों तक सिम्टम नहीं आते, तब तक वो अपनी नंबर बढ़ाता रहता है। तो हमें अर्ली स्टेज में पता करना है, तो पीसीआर उसमें कैसे मदद करता है वो हम सीखते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, जो भी रोगी है या जिसमें हमें चेक करना है कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल में से पहले टोटल डीएनए को बाहर निकालेंगे और उस ट्यूब में, एपेंड्रोप ट्यूब में हम ले लेते हैं। पीसीआर हमने पढ़ा है, एपेंड्रोप ट्यूब का यूज करते हैं। ये एपेंड्रोप ट्यूब के अंदर उसका डीएनए ले लेंगे। यहां पे बच्चों ये डीएनए सिखाने के लिए, मान लीजिए मैंने ले लिया वायरस का डीएनए और ये मानव का डीएनए, सेल में से टोटल डीएनए निकालेंगे तो सबका डीएनए बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, इस ट्यूब में वायरस विशिष्ट प्राइमर को डाला जाएगा, मतलब यहां जो प्राइमर डालेंगे वायरस के विशिष्ट होंगे। अब हम पीसीआर की वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। बताओ, पहली स्टेप डीनेचुरेशन, मतलब इनको अलग अलग कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे। दूसरी स्टेप एनिलिंग, और थर्ड एक्सटेंशन। कुछ याद है सा? डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई और इसमें मानव का डीएनए, वायरस का डीएनए सब अलग हो गया। अब जब हम सेकंड स्टेप एनिलिंग चलाते हैं, तो जब प्राइमर जुड़ेंगे, सोच समझ के बताना, ये प्राइमर किसके लिए विशिष्ट है। यहां जो हम प्राइमर ले रहे हैं किसके लिए विशिष्ट होते हैं, वायरस के लिए, तो ये बच्चों केवल इस वायरस के डीएनए से जुड़ेगा। अच्छा, मानव के डीएनए से क्यों नहीं जुड़ा? हां, क्योंकि ये तो वायरस स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, ये बच्चों वायरस के डीएनए से जुड़ा, एनिलिंग हो गई। अब तीसरी स्टेप कौन सी थी, एक्सटेंशन। तो यहां पर ऐसे लंबी लंबी चेन बन जाएगी, और चेन बन गई यानी डीएनए 1 से 2 हो गया, एम्पलीफाई हो गया। तो मैं कह सकता हूं यहां डीएनए वृद्धि कर गया, एम्पलीफाई कर गया, और डीएनए की वृद्धि हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि यहां वायरस उपस्थित था। तो वायरस उपस्थित है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, डीएनए अगर एम्पलीफाई हो गया तो श्योर है कि वायरस उपस्थित है। हां, अगला केस लेते हैं। मान लीजिए इस केस में वायरस अनुपस्थित है, कैसे चेक करते हैं, सेल में से टोटल डीएनए बाहर निकालेंगे। अच्छा, इस बार यहां पर
वायरस का डीएनए एब्सेंट है, नहीं है, केवल मानव का डीएनए है। अब इसमें फिर वही कहानी, इसके अंदर हम वायरस स्पेसिफिक प्राइमर को डाल देंगे। 3 स्टेप, पहली स्टेप डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई। अगली स्टेप एनिलिंग, क्या जोड़ेंगे? प्राइमर। लेकिन इस बार बच्चों आप देखो प्राइमर जुड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो वायरस स्पेसिफिक है और वायरस का डीएनए नहीं है, तो प्राइमर जुड़ेगा ही नहीं। और जब प्राइमर नहीं जुड़ा, एनिलिंग नहीं हुई, तो एक्सटेंशन नहीं होगा, और एक्सटेंशन नहीं होगा तो डीएनए वृद्धि होगी नहीं, मतलब यहां डीएनए वृद्धि करेगा ही नहीं। और डीएनए की वृद्धि नहीं हुई तो हम कह सकते हैं विषाणु अनुपस्थित है। तो सीधा सा तरीका है, क्या सोचना है? सेल में से डीएनए बाहर निकालेंगे, वायरस स्पेसिफिक प्राइमर डालेंगे। अगर डीएनए एम्पलीफाई हो गया, सोचो जरा, डीएनए एम्पलीफाई हो गया तो इसका मतलब वो एचआईवी पॉजिटिव है, वायरस उपस्थित है। अच्छा, और अगर बच्चों डीएनए एम्पलीफाई नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं वायरस वहां पर एब्सेंट है। तो पीसीआर से हम अर्ली स्टेज में पता कर लेंगे, जब वायरस की नंबर कम से कम होगी तभी हम पता कर लेते हैं। क्लियर? तो ये बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फायदा होता है, वायरस को अर्ली स्टेज में पता करना। चाहे तो इसको नोट कर लीजिए आप। यहां बच्चों प्राइमर जुड़ ही नहीं रहा है, क्यों? डीएनए नहीं है, सही बात है। अब यहां पे जो हमने सीखा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, विषाणु या जीवाणु मतलब वायरस या बैक्टीरिया की बहुत कम सांद्रता, मतलब कम से कम क्वांटिटी में है, तो पीसीआर द्वारा उनकी पहचान कर सकते हैं। अच्छा, एड्स रोगियों में एचआईवी है या नहीं, उसकी पहचान करने के लिए यह टेक्निक काम में ली जाती है। इसी टेक्निक का आजकल उपयोग कैंसर पता करने में भी किया जा रहा है। पॉलीमरेज से हम एचआईवी का तो पता करते ही है, एड्स का तो पता करते ही है, कैंसर में भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, यह कई अन्य आनुवंशिक रोगों की पहचान के लिए भी एक प्रभावशाली तकनीक है। तो पीसीआर का यह फायदा है, और यह अर्ली स्टेज में पता कर देता है पीसीआर। तो यह हमने पहला केस लिया। दूसरा केस लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब प्रोब का प्रयोग करके। अच्छा, प्रोब के प्रयोग से हम यह बता सकते हैं कि जीन सामान्य है या म्यूटेंट है। मतलब म्यूटेंट जीन है मतलब रोग करने वाली जीन है या सामान्य जीन है, उसे हम आइडिया लगा सकते हैं। सिखाने के लिए यह एक सामान्य जीन है। इस सामान्य जीन का पता करने के लिए हम यहां पे प्रोब का यूज करते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रोब होता क्या है। यह बात हम बच्चों पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी प्रोब के बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर समझिएगा। प्रोब जो होता है छोटा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए हो सकता है। यह बच्चों रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय होता है, और साथ ही साथ ये जो प्रोब हमने तैयार किया है सामान्य जीन के पूरक है। तो सामान्य जीन का पूरक है, रेडियो सक्रिय होता है, मतलब इससे रेडिएशन आती है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए हो सकता है। क्लियर? अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसके स्ट्रैंड को अलग करेंगे। अब ये प्रोब उठा के यहां डालेंगे। अब बताओ, सामान्य जीन है, ये प्रोब भी तो सामान्य जीन का पूरक ही है, तो ये प्रोब यहां पर आकर आसानी से जुड़ेगा। जैसे ही प्रोब यहां पे जुड़ेगा, अब यहां से निकलेगी रेडिएशन, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। अब मुझे बताओ, रेडिएशन नजर आती नहीं है, तो उसको चेक कैसे करें? यस, उसको चेक करने के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी का उपयोग करते हैं, स्विकिरणी चित्रण का उपयोग करते हैं। इसके अंदर हम बच्चों एक्सरे फिल्म यूज करते हैं, यह मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। बिल्कुल ब्लैक कलर की एक्सरे फिल्म लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अगर ये रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन आएगी, तो जैसे रेडिएशन आएगी इसमें बच्चों से व्हाइट कलर का स्पॉट हो जाएगा, और व्हाइट कलर का स्पॉट हो गया मतलब हम श्योर कह सकते हैं कि जीन नॉर्मल है। तो नॉर्मल जीन है, प्रोब जुड़ेगा, रेडिएशन निकलेगी, तो हम एक्सरे फिल्म पे से व्हाइट कलर का स्पॉट देख लेंगे। लेकिन अगर यही जीन म्यूटेंट होती, तो उत्प्रेरित जीन होती, म्यूटेंट जीन होती है। अब बताना, यहां पर इसके स्ट्रैंड को अलग तो कर दिया, सोच समझ के आंसर देना सभी। प्रोब यहां जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? यस, यहां बच्चों प्रोब नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि प्रोब तो सामान्य जीन का पूरक है, ये तो सामान्य जीन के पूरक है, तो प्रोब यहां जुड़ता ही नहीं है। और जब प्रोब ही नहीं जुड़ा तो कोई रेडिएशन यहां से नहीं निकलेगी। अगर यहां ऑटो रेडियोग्राफी करते भी है तो यहां एक्सरे फिल्म पे कोई व्हाइट स्पॉट नहीं दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, हमने क्या सीखा? नॉर्मल जीन है, प्रोब जुड़ेगा, ऐसे बैंड यहां दिख जाएंगे, व्हाइट कलर का बैंड दिख जाएगा। म्यूटेंट जीन है, प्रोब नहीं जुड़ेगा, और प्रोब ही नहीं जुड़ेगा तो यहां पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम प्रोब के प्रयोग से पता कर सकते हैं कि नॉर्मल जीन है, म्यूटेंट जीन है। हां, अगर म्यूटेंट जीन पता चली तो हम कह सकते हैं कि ये रोग वाला केस है, और नॉर्मल जीन पता चली तो रोग वाला केस नहीं है। ऐसे हम आइडिया लगा सकते हैं। इसको भी चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट?
अब इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं। प्रोब क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए जो रेडियो सक्रिय होते हैं। और खास बात, प्रोब सामान्य जीन का पूरक है। ये सामान्य जीन का पूरक है, सामान्य जीन से जुड़ जाते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा आसानी से पहचान कर लेते हैं। व्हाइट कलर का बैंड दिखता है। अगर म्यूटेंट जीन है तो प्रोब वहां पर नहीं जुड़ पाता क्योंकि उसका पूरक नहीं है, तो यहां पर फोटोग्राफिक फिल्म मतलब वही एक्सरे फिल्म पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी वहां दिखाई नहीं देता है। बात समझ में? तो इस तरह से हम प्रोब का प्रयोग करके बता सकते हैं सामान्य जीन है या म्यूटेंट जीन है। क्लियर? इसको भी लिख लीजिएगा। अगला केस लेते हैं। अच्छा, हम यहां पे अगला केस लेंगे, वो है एलाइसा। हमने बच्चों यहां पे डायग्नोसिस के तरीके समझ रहे हैं। पीसीआर समझा दिया मैंने, हाँ, प्रोब का यूज करना समझा दिया। एलाइसा कैसे काम करती है? एलाइसा बच्चों एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर काम करती है। जैसे बच्चों यहां पर इस तरह से ये एंटीबॉडी लगा देंगे, इस तरह से एंटीबॉडी लगा देंगे, फिर इस पे एंटीजन यहां पे जोड़ेंगे। अगर इनमें इंटरेक्शन हो रही है तो उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि रोग है या नहीं है। एलाइसा प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के संदर्भ पर आधारित है, और सिंपल लैंग्वेज में कहें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर आधारित है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर यह आधारित होती है, और इसकी मदद से हम बच्चों बहुत सारे पैथोजन को पहचान सकते हैं। रोगजनकों द्वारा संक्रमण की पहचान करने के लिए, जैसे उनके प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, जो भी उनके एंटीजन है की उपस्थिति की हम पता लगा सकते हैं। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की हम यहां पर रिएक्शन की मदद से रोग का पता लगाते हैं। एलाइसा एग्जैक्ट कैसे काम करती है यह अपने सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ोगे बायोटेक में, कहीं पे वहां लिखा नहीं कि कैसे काम करती है। तो आप बस ये इतना सा ध्यान रख लो, यहां पर एलाइसा एंटीजन एंटीबॉडी पर आधारित होते हैं, और यह भी रोग को पता करने के लिए यूज की जाती है। हाँ, कैसे यूज करती है अपने को उस मैकेनिज्म पर जाने की अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने यहां पर मेंशन ही नहीं किया है। क्लियर? तो बस आप हाँ ये जरूर याद रखें, एलाइसा से भी हम डिजीज का डायग्नोस कर सकते हैं। तो मैंने आपको कितने तरीके समझा दिए? 3 वे। कौन कौन से बता दिए? पहला तरीका पीसीआर का उपयोग करें, दूसरा तरीका प्रोब का यूज करें, और तीसरा एलाइसा। और इन टेक्निक का फायदा क्या है? अर्ली से अर्ली स्टेज में ही रोग की पहचान करा देते हैं, यह फायदा है। तो ये बच्चों मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है वो मैंने आपको सिखाया। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बच्चों ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन पहुंचाते हैं। जब हम किसी जीवधारी में जीन डालते हैं, जैसे प्लांट में जीन डालते हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाता है, एनिमल में जीन डालते हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाते हैं। बायोटेक से कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाए गए हैं। अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए गए, उनके क्या फायदे हैं, ये बात भी आपके एनसीईआरटी में समझा रखिए, तो उसको भी हम समझेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पारजीनी जंतु क्या होते हैं? पारजीनी जंतु मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये सामान्य जंतु है, अब इसके अंदर यहां पर जीन को डाल दिया, और एनिमल में जीन पहुंचाने का सबसे बेस्ट वेक्टर रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस की मदद से जब इसमें जीन चली गई तो ऐसे जंतु को नाम दे दिया जाएगा पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कह सकते हैं, ये ट्रांसजेनिक जंतु हो गया। अच्छा, और ये जीन भी कब डाल दी जाती है? हाँ, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बार बार मैं आपको ये बात कहता रहता हूं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन डाल देंगे, ताकि इसकी एक नहीं हर सेल में जीन होती है। यह क्वेश्चन बनता है कई बार, ट्रांसजेनिक एनिमल की केवल एक सेल में जीन होगी? नहीं, बॉडी की हर सेल के अंदर वो जीन पहुंच जाती है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दी जाती है। ट्रांसजेनिक एनिमल की खास बात, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन उपस्थित होती है, एक एक्स्ट्रा जीन डाल दी जाती है, इन्हें हम पारजीनी जंतु कहते हैं। अच्छा, पारजीनी जंतुओं के एग्जाम्पल जैसे पारजीनी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछली उत्पन्न किए जा चुके हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल में बहुत सारे बनाए गए, ट्रांसजेनिक काऊ है, ट्रांसजेनिक फिश है, ट्रांसजेनिक रेट है, ट्रांसजेनिक रैबिट, ऐसे बहुत सारे बनाए गए। इनमें से सबसे ज्यादा बनाए गए हैं चूहे। मतलब अगर हम उपस्थित पारजीनियों में देखें तो 95% तो चूहे ही है। सबसे ज्यादा जीन अगर पहुंचाई गई तो चूहे के अंदर, चूहे में जीन पहुंचा देते हैं, वो कुछ बोलते भी नहीं है, तो चूहे सबसे ज्यादा बनाए गए। अब बात आती है ट्रांसजेनिक चूहे जो बनाए गए, इनके हमें क्या फायदे, इन ट्रांसजेनिक एनिमल से हमें क्या बेनिफिट होता है? अच्छा, फायदा तो हमें ही होगा। कोई चूहा आके अपनों से नहीं कहता कि मेरे अंदर जीन डाल दो। अगर उसके अंदर हम जीन डाल भी रहे, गाय के अंदर जीन डाल भी रहे, तो मानव अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करता है। अब इन ट्रांसजेनिक जंतुओं से मानव को क्या फायदा है वो बातें हम सीखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ हम समझे तो पहला लाभ आता है सामान्य शरीर क्रिया और विकास। सामान्य शरीर क्रिया विकास का मतलब होता है कोई जीन
कैसे अपनी क्रिया करती हैं, कैसे बॉडी का डेवलपमेंट करती हैं, बॉडी का विकास करती है, उसका अध्ययन करना। पारजीनी जंतुओं का प्रयोग कर जीन का शरीर के विकास और सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, यह बच्चों हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों ये कोई जीन है, यहां पर सिखाने के लिए मैंने कोई जीन दे दी, मानव की जीन है, और मुझे यह देखना है कि यह जीन मानव में क्या कार्य कर रही है और कैसे कार्य कर रही है, वो मुझे सीखना है। जीन कैसे काम करती है सीखना है। अब इस जीन को उठा के हम मानव पे प्रयोग नहीं कर सकते, मानव पे प्रयोग नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? प्रयोग करने के लिए सबसे बेस्ट चूहे, तो इस जीन को उठा के चूहे में डाल देंगे, तो मानव की जीन ऐसे चूहे में डाल देंगे। हां ये चूहा है, लेकिन जीन किसकी है बच्चों इसके अंदर? मानव की जीन यहां डाल दी। अच्छा, मानव की जीन डाल देंगे, अब ये जीन यहां पर बनाएगी, आप लोग सभी जानते हैं जीन से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन मतलब और अच्छे से लिखूं एंजाइम, फिर ये एंजाइम किसी न किसी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर यही प्रोडक्ट से ही जो प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट फिर कहीं ना कहीं इस जंतु के विकास में काम आएगा। तो ये जीन कैसे जंतु का विकास करता है, ये जीन कैसे क्रिया करती है, उसका अध्ययन हम मानव पे नहीं करते, उसका अध्ययन हम इन पारजीनी जंतुओं पे करते। तो पारजीनी जंतु बनाने का काम क्या है? जीन की क्या क्रिया है, कैसे विकास करती है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण, वृद्धि में भागीदार जटिल कारक कॉम्प्लेक्स फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक, इंसुलिन की तरह जो ग्रोथ फैक्टर है, उनका अध्ययन करना है। अध्ययन करना है तो बेस्ट तरीका उनसे संबंधित जीन को उठा के एनिमल्स में डाल दो, अध्ययन हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम रोगों का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी जीन है जो रोग करती है, रोग करने वाली जीन है, मैं कह सकता हूं म्यूटेंट जीन है। अब वो जीन रोग कैसे करती है, पहले उसका अध्ययन करें। तो उसका अध्ययन करना है तो जो भी रोगकारी जीन है उठा के मानव में प्रवेश नहीं करा सकते, मानव पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो फिर कहां करें? हां, रोगकारी जीन को उठा के चूहे में डाल दो, चूहा कुछ बोलते ही नहीं, और चूहे में जब जीन डालेंगे तो फिर वो जीन कैसे रोग करती अध्ययन कर सकते। और इस तरह से हमने कई रोगों का अध्ययन किया भी है। वर्तमान समय में मानव रोग जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अर्थराइटिस, एल्जाइमर, इन रोगों को अध्ययन करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग कर रहे हैं। अरे बात समझ में? तो ट्रांसजेनिक एनिमल के फायदे समझ में आ रहे? क्या क्या फायदे सिखाए? जीन कैसे काम करती है उसका पता लगा सकते हैं, रोगों का अध्ययन कर सकते हैं कि रोग होता कैसे, इन कामों में ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते हैं। और भी फायदे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का अगला बड़ा फायदा आता है जैविक उत्पाद, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। पारजीनी जंतु जो जैविक उत्पाद उत्पन्न करते हैं, उसमें सबसे मेन उत्पाद आता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अब बच्चों ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है, इसका निर्माण पारजीनी भेड़ में किया गया है। ट्रांसजेनिक शीप के अंदर इसका निर्माण किया गया। ये ट्रांसजेनिक शीप है, इसके अंदर जीन को डाला गया और जीन डालने से इसके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का निर्माण किया। अच्छा, ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है सामान्य भेड़ में नहीं बनता। इसमें क्यों बनता है? क्योंकि जीन डाल दी है, और जीन डाल दी तो इसके अंदर यहां पर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का निर्माण होता है। अब इस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से इस भेड़ को फायदा नहीं है, फायदा तो हमें होगा। कैसे? इसमें से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को बाहर निकालेंगे और वही अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के निदान में उपयोगी होगा। एम्फाइसीमा बच्चों एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए यह अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। कहां से प्राप्त होती है? ट्रांसजेनिक भीड़ से। इसी तरह से बच्चों और भी प्रोडक्ट बनाए गए जो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनके निदान के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह का प्रोसेस वहां भी लिया गया। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेना। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का निर्माण कहां किया गया? तो क्या बताओगे? इसका निर्माण पारजीनी भेड़ में किया गया। यूज क्या है? एम्फाइसीमा के निदान में। एम्फाइसीमा श्वसन से संबंधित रोग होता है, उसके उपचार में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? पहला उत्पाद मैंने आपको समझाया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। दूसरा उत्पाद देते हैं। जैविक उत्पाद में ही अगला आता है ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। अच्छा, इसका निर्माण पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी में उत्पन्न किया गया था। यह बच्चों यहां पर ट्रांसजेनिक गाय रोजी है, इसके अंदर जीन डाली गई, और जीन डालने के बाद इसके अंदर एक प्रोटीन बना जिसका नाम था ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। यह ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन इस गाय के मिल्क से प्राप्त होता है।
अच्छा, सामान्य गाय के मिल्क में ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन नहीं पाया जाता, लेकिन इस गाय के मिल्क में क्यों पाया जाता है? यस, इसके दूध में इसलिए मिलता है क्योंकि इसके अंदर जीन डाल दी गई। और इस ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था बच्चों? रोजी। रोजी की खास बात यह थी, रोजी गाय से मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध प्राप्त होता है जिसमें अल्फा लेक्ट एल्बुमिन पाया जाता है। और मात्रा याद रखना, 1 लीटर के अंदर इस प्रोटीन की मात्रा 2.4 ग्राम, मतलब 1 लीटर दूध है उसके अंदर 2.4 ग्राम अल्फा लेक्ट एल्बुमिन पाया जाता है। सामान्य गाय के दूध में नहीं है, इसी गाय के दूध में मिलता है। अच्छा, इस दूध से हमें फायदा क्या है? ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन वाला जो दूध है, जो ट्रांसजेनिक गाय रोजी का है, यह छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियरी दूध है। मतलब इसका उपयोग यह है मानव शिशुओं के वृद्धि के लिए आप कह सकते हो, या उनकी ग्रोथ के लिए यह दूध सामान्य गाय के मिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा माना जाता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अब बच्चों यहां कंफ्यूज मत होना। एक बार यहां क्वेश्चन आया था, पहली ट्रांसजेनिक भैंस का नाम रोजी था। भैंस का नहीं, पहली ट्रांसजेनिक गाय का नाम रोजी था, ऐसा क्वेश्चन आ गया है। तो याद रखना, किसका नाम? गाय का नाम रोजी था। इसके अंदर किसका निर्माण किया? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन? नहीं, इसके अंदर ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, बिल्कुल अच्छे से याद कर ही लेना, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन का निर्माण किया। फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहां मिला था? हां, वो तो भेड़ में प्राप्त किया था। क्लियर? और ये मात्रा भी याद रखना। अच्छा, ये जो जैविक उत्पाद बन रहे हैं, इनसे इन गाय भेड़ इनको फायदा है? इनको फायदा नहीं है, फायदा तो हम अपने लिए करते हैं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, बायोटेक का मेन पर्पस ह्यूमन का फायदा करना है। तो ह्यूमन अपने फायदे के लिए इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाता है। इन ट्रांसजेनिक एनिमल का अगला फायदा वो आता है यहां पर, नेक्स्ट फायदा जो हम सीखेंगे, टीका सुरक्षा के लिए। मान लीजिए किसी कंपनी ने ऐसे पोलियो वैक्सीन बनाई है, पोलियो वैक्सीन बनाती है कंपनियां, और भी कई वैक्सीन बनाती है। अब ये वैक्सीन 100% सेफ है या नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है, जांचना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बनते डायरेक्ट मार्केट में आ जाए, पहले उसकी जांच की जाती है। और इनकी जांच करने के लिए सबसे बेस्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो पोलियो वैक्सीन और भी वैक्सीन की जांच के लिए ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए। अच्छा, पोलियो वैक्सीन का पता करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहे का निर्माण किया गया है। यह क्वेश्चन बनता भी है, ट्रांसजेनिक चूहे, बताओ कौन सी वैक्सीन का पता करने के लिए? पोलियो वैक्सीन का पता करने के लिए यूज किया जाता है कि ये 100% सेफ है या नहीं। अच्छा, कैसे करते हैं समझाता हूं मैं आपको। यह समझाने के लिए हम अगला केस ले लेते हैं, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम ही है। रसायन सुरक्षा परीक्षण, कोई केमिकल हमारे लिए सेफ है या नहीं, या कोई वैक्सीन हमारे सेफ है या नहीं, उसको चेक कैसे करते हैं? इसके लिए वही पारजनी जंतुओं का ही यूज किया जाता है। सिखाने के लिए मैंने यहां पर एक केमिकल ले लिया। इस केमिकल, या मान लीजिए कोई वैक्सीन ही ले ली, इसके अंदर यहां पर टॉक्सिक जो था बहुत बहुत कम मात्रा में था। एक तरह से मैं कहूं नगण्य मात्रा में है, लेकिन है तो सही। इस केमिकल के अंदर या इस वैक्सीन के अंदर टॉक्सिन है, लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में। अच्छा, कम मात्रा में है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि यह केमिकल 100% प्योर हो, शुद्ध हो, इसमें टॉक्सिक होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इस केमिकल में टॉक्सिक बहुत कम है। अब हमें इसकी जांच तो करनी है। इसकी जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं? सामान्य एनिमल का उपयोग करते हैं। अच्छा, सामान्य एनिमल के अंदर जब ये टॉक्सिन डालेंगे, मान लीजिए हमने सामान्य चूहे में डाला। अब आप लोग सब जानते हैं, हर चूहे का अपना खुद का भी तो इम्यून सिस्टम होता है। अरे खुद का कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम होगा, तो थोड़ा बहुत टॉक्सिन अंदर डालोगे तो इसका इम्यून सिस्टम काम करेगा, और इम्यून सिस्टम काम करेगा तो ये इस टॉक्सिन के लिए बहुत कम संवेदनशील होंगे। मतलब कुछ भी यहां पर सिम्टम प्रदर्शित नहीं करेंगे, नो सिम्टम। अच्छा, मुझे बताओ, टॉक्सिन यहां डाल भी दिया, फिर भी चूहे ने कोई भी सिम्टम प्रदर्शित नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काम कर रहा था। अब बच्चों यहां पर सामान्य एनिमल पे हम प्रॉपर परीक्षण नहीं कर सकते, तो इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए। इन ट्रांसजेनिक एनिमल की खास बात यह होती है कि इनका इम्यून सिस्टम एकदम खत्म कर देते हैं। मतलब ये टॉक्सिन के लिए अति संवेदनशील बनाए जाते हैं। अच्छा, अति संवेदनशील मतलब हल्का सा भी टॉक्सिन है तो ये कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएंगे, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ सिम्टम अपीयर हो जाएगा। अच्छा, इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, नॉकआउट कर देते। नॉकआउट मतलब हटा देते। और इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, हल्का सा भी टॉक्सिन इंजेक्ट करोगे तो ये कुछ ना कुछ सिम्टम शो करने लगेगी, और सिम्टम दिख गए तो इसका मतलब हम कहेंगे ये केमिकल या ये वैक्सीन 100% सेफ नहीं है।
तो वैक्सीन 100% सेफ है या नहीं, केमिकल 100% सेफ है या नहीं, इसका पता सामान्य एनिमल पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये अपना खुद का इम्यून सिस्टम रखते हैं और थोड़े बहुत टॉक्सिन को सहन कर जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। हमें 100% चेक करना है तो फिर ट्रांसजेनिक एनिमल इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो बताइए, पोलियो वैक्सीन या केमिकल का हमें पता करना है कि सेफ है या नहीं, सामान्य एनिमल का यूज नहीं करेंगे, ट्रांसजेनिक इसके लिए बेस्ट माने गए। और क्यों माने गए? क्योंकि ये अति संवेदनशील होते, इम्यून सिस्टम इनका खत्म कर देते हैं। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से? मैंने आप लोगों को ट्रांसजेनिक एनिमल्स के टोटल 5 उपयोग बताए। कम से कम इनकी हेडिंग तो याद होनी चाहिए बच्चों। क्या क्या बताया सुन लीजिए अच्छे से। पहला क्या बताया? हाँ, सभी आप लोग ही बोलना। पहला क्या बताया था? यस, शरीर क्रिया एवं विकास, जीन कैसे विकास करती वो समझाया। दूसरा, रोगों का अध्ययन। तीसरा, जैविक उत्पाद। और जैविक उत्पाद बायोलॉजिकल उत्पाद में 2 सिखाए थे, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, दोनों ही कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टीका सुरक्षा, रसायन सुरक्षा परीक्षण, ये दोनों लगभग सेम ही बात है। इनको आप नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लो बच्चों। और ये जो 5 केस आपको बताया, कम से कम हेडिंग तो अच्छे से याद कर ही लेना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ट्रांसजेनिक एनिमल के उपयोग बताओ, तो आप ये उपयोग बड़े आसानी से वहां पर बता सकते हैं। क्लियर? तो ये सब आप लोग ध्यान रखें। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, या इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो, नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यू। नैतिक मुद्दे क्या होते समझिएगा। नैतिक मुद्दे का मतलब ये होता है कि हम बच्चों बायोटेक जब करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में जीन डालते हैं, तो मैंने आपको हमेशा समझाया कि बायोटेक करने का मेन पर्पस है मानव का फायदा करना। हम अपने फायदे के लिए सारा काम करते हैं। हम अपने फायदे के लिए किसी न किसी जीन को, हो सकता है जैसे गाय के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, चूहे में ट्रांसफर कर देते हैं। जब हम ये जीन दूसरे जीवधारी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो इससे कई बार उस जीवधारी में साइड इफेक्ट भी आते हैं, कई बार उस जीवधारी की मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या हमने बहुत अच्छा काम कर दिया? नहीं, कहीं ना कहीं बच्चों हमने गलती किया है, क्योंकि उससे उस जीवधारी की मृत्यु हो गई है। तो ये अच्छा काम नहीं है। बायोटेक से हम फायदा उठाते हैं, लेकिन कई बार इसके मिसयूज भी हो जाते हैं, या कई बार इसके साइड प्रॉब्लम भी होती है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ऑर्गेनिज्म की जीवधारी की डेथ हो सकती है, या हो सकता है उसमें कुछ एलर्जी का आ जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बायोटेक को हमें इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए कि किसी अदर जीवधारी को कोई नुकसान ना हो, मतलब पूरी तरह से नैतिक तरीके से काम करना चाहिए। मतलब हम ये जो ट्रांसजेनिक जैसे एनिमल बनाते हैं, ट्रांसजेनिक मंकी है, ट्रांसजेनिक पिग है, ट्रांसजेनिक माइस है, तो हम उस तरह से बनाएं कि इनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, जीवधारी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बायोटेक के अंदर इन नैतिक मुद्दों की जरूरत पड़ी है। अच्छा, मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों में हेरफेर बिना नियमों के करना, यही बच्चों नैतिक मुद्दों की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, सभी मानव क्रियाकलापों की नैतिकता की परख के लिए कुछ नैतिक मापदंडों की आवश्यकता है। मतलब हम बायोटेक का से फायदा तो उठाए, लेकिन बच्चों ये रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है कि दूसरे जीवधारी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिसका नाम है GESC, फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इस कमेटी का काम यही होता है कि इंडिया में जहां जहां पर भी बायोटेक से संबंधित रिसर्च हो रही है, उनको पूरी तरह से नियंत्रित करती है। हां, अगर कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है तो उस पर भी पूरी निगरानी रखेगी कि उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इवन कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनता भी है, जैसे बीटी कॉटन बनते हैं, बीटी सोयाबीन बनती है, तो ऐसा नहीं कि उनको बनाते डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे। उन प्लांट की एक बार चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने का सारा काम कौन करता है? GESC। और इस कमिटी के पास पूरा अधिकार है कि अगर वो प्लांट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज है, विषैली चीज है, तो इस कमिटी को अधिकार है कि उस प्लांट को ये पूरी तरह से बैन भी कर सकते हैं, बिल्कुल बैन कर देते हैं। इंडिया के मार्केट में मिलता ही नहीं। ऐसा एक केस मैंने आपको समझाया भी था, बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल को इंडिया में बैन कर दिया था, और बैन करने वाली कमिटी यही GESC थी। एग्जाम में बच्चों इस GESC का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो बताइए फुल फॉर्म क्या है? G का मतलब जेनेटिक, E का मतलब इंजीनियरिंग, A का मतलब अप्रूवल कमिटी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये कमिटी करती क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड से रिलेटेड जितने भी जीवधारी है, उनको पूरी तरह से रेगुलेट करने का काम ये कमेटी करती है। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं, ये लाइन दे देंगी
और पूछेंगे ये काम कौन कराती है, तो जीएसी की कमेटी कराती है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, नैतिक मुद्दे समझ में आए। नैतिक मुद्दे का मतलब क्या है, बायोटेक को ऐसे परफॉर्म करना है कि दूसरे को नुकसान नहीं होना है, नैतिकता के साथ हमें काम करना है। क्लियर, इसी को हम नैतिक मुद्दे या एथिकल इश्यू कह सकते हैं। क्लियर। अगले नंबर पे एक टर्म आती है बायो पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? बायो पेटेंट ये बच्चों एक अधिकार है जो किसी भी साइंटिस्ट को उसकी रिसर्च के लिए दिया जाता है। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की है, तो साइंटिस्ट को पूरा अधिकार है कि वही उसका यूज करे, कोई दूसरा उसका मिसयूज ना कर पाए। तो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की उसको मिसयूज से बचने के लिए गवर्नमेंट साइंटिस्ट को एक अधिकार देती है, उसी अधिकार को बायो पेटेंट कहते हैं। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने, समझाने के लिए मैंने कहा कि मान लीजिए कोई ऐसा एक बहुत अच्छा सा बल्ब तैयार किया, बहुत बढ़िया सा बल्ब तैयार किया, और ये जो बल्ब है प्रेजेंट टाइम के सारे बल्बों से सबसे बढ़िया है। किसी वैज्ञानिक ने बहुत अच्छा बल्ब बनाया। अच्छा, अब ये साइंटिस्ट क्या करेगा, इस बल्ब को अपने नाम पर पेटेंट करा लेगा। पेटेंट करने से क्या होगा, इस पर साइंटिस्ट का पूरा अधिकार हो जाएगा, ताकि कोई दूसरी कंपनी इसका मिसयूज ना कर पाए। जरा सोचो, अगर ये साइंटिस्ट इस बल्ब का पेटेंट नहीं कराता तो क्या होता। हां, जिस प्रोटोकॉल से इसने इस बल्ब को बनाया, दूसरी कंपनियां उस प्रोटोकॉल को चुरा लेती है, फिर वो कंपनियां इस प्रोटोकॉल से बल्ब बनाती है, मार्केट में लॉन्च करती है, पैसा कमाती है। तो बताओ फिर साइंटिस्ट को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो साइंटिस्ट को उसका अधिकार देने के लिए ये पेटेंट बनाए गए। हां, कोई कंपनी चाहती है कि इस बल्ब को मार्केट में ले, तो पहले उस साइंटिस्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के साइंटिस्ट इसको मार्केट में लॉन्च होने नहीं देगा। और साइंटिस्ट भी तभी परमिशन देगा जब उसे लगेगा कि हां उसकी रिसर्च का उसे पूरा पैसा मिला है। क्लियर। तो इसीलिए पेटेंट बनाए जाते हैं। पेटेंट क्या होते हैं? अच्छा, ये पेटेंट जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हो वो भी पेटेंट करा सकते हो, ट्रांसजेनिक प्लांट भी पेटेंट करा सकते हो, किसी भी तरह से पेटेंट किया जा सकता है। पेटेंट बच्चों हर तरह की फील्ड में मिलता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। हां, बायोलॉजिकल फील्ड में पेटेंट है तो उसको हम बायो पेटेंट नाम दे देते हैं। बायो पेटेंट होते क्या है? पेटेंट एक अधिकार है। पेटेंट एक अधिकार है जो खोजकर्ता को सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करता है, जो दूसरों को उसकी खोज के व्यापारिक उपयोग करने से रोकता है। मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, तो यह वैज्ञानिक क्या करेगा, अपने नाम पे पेटेंट करा लेगा। इससे क्या होगा, कोई दूसरा इसका मिसयूज ना कर पाए। बात समझे? ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, उसे भी अपने नाम पर पेटेंट करा सकते हैं। अच्छा, इन पेटेंट से एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बायो रिसोर्सेस है, बायो रिसोर्स मतलब कोई बायोडाइवर्सिटी है, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, तो कंट्री उसे अपने नाम पे कर लेती है। जैसे इंडिया की वैरायटी है तो इंडिया अपने नाम पे कर लेगी, ताकि दूसरी कंट्री वाले उसका मिसयूज ना कर पाए। जैव संसाधनों के अनाधिकृत शोषण को रोकने के लिए नियमों एवं कानूनों को ही बायो पेटेंट कह सकते हैं। मतलब बायो पेटेंट का यह भी फायदा है कि हमारे यहां की बायोडाइवर्सिटी कोई दूसरा मिसयूज ना कर पाए। अच्छा, पेटेंट किस किस में मिल सकता है? पेटेंट किस बात में प्रदान किए जा सकते हैं? खोज के लिए, मान लीजिए कोई नई खोज की, उसके लिए मिल सकता है। प्रारंभिक खोज में सुधार के लिए, पुरानी कोई खोज हुई थी उसमें कुछ चेंज किया, उसके लिए भी पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट में मान लीजिए कोई उत्पाद बनाया, उसके लिए भी आप लोग पेटेंट करा सकते हैं। कोई आपने डिजाइन सोची है या कोई कंसेप्ट सोचा है, वो भी अपने नाम पे आप पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट कई तरीके से दिए जा सकते हैं, खोज के लिए, पुरानी खोज में सुधार के लिए, ऐसे कई तरीके से पेटेंट दिए जाते हैं। मुझे बताओ पेटेंट क्या है, बता दोगे? पेटेंट का मतलब, हां, जो भी चीज हम बना रहे हैं या जो भी चीज साइंटिस्ट खोज रहा है उसे अपने नाम पे कर लेना, अपना अधिकार उस पे कर लेना, उसे हम पेटेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कोई मकान खरीदता है या जमीन खरीदता है तो उसकी रजिस्ट्री करा लेता है। उसी तरह से साइंटिस्ट ने कुछ खोज की तो उसे अपने रजिस्ट्री करा लेगा, और अपने नाम पे रजिस्ट्री कराना वही पेटेंट है। एग्जाम में बच्चों एक बार यही लाइन आ गई थी, नीट में आई थी लाइन, जैव संसाधनों के अनाधिकृत शोषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम एवं कानून क्या कहलाते हैं? बायो पेटेंट कहलाते हैं। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, पेटेंट से बच्चों फायदा तो है, लेकिन इस पेटेंट का कई बार मिसयूज हो जाता है। पेटेंट का भी मिसयूज हो जाता है, और पेटेंट का मिसयूज करना, इसी को कहा जाता है बायोपायरेसी। तो अगला कंसेप्ट हम समझेंगे बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, पायरेसी का मतलब होता है चोरी, बायोलॉजिकल चीजों को चुरा लेना। पेटेंट का मिसयूज करके बायोलॉजिकल चीजों को चुरा लेना, इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। मान लीजिए बच्चों, जैसे कोई ये विकसित देश होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे देशों की ऐसी वैरायटी को चुरा लेते हैं और अपने नाम पे कर लेते हैं। मतलब
ये देश दूसरे देश की वैरायटी को चुराएगा, यहां की वैरायटी को चुराएगा और अपने नाम पे कर लेगा, और अपने नाम पे कर लेगा तो इस देश का इस पे क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। ये बच्चों कहलाता है बायोपायरेसी। ये कैसे होते समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर ये एक विकसित देश को बनाया। विकसित देश मतलब जैसे अमेरिका की हम बात करें, आर्थिक रूप से संपन्न है, मतलब इनमें पैसा बहुत है, इन देशों के पास पैसा बहुत अच्छा होता है। इनकी प्रॉब्लम क्या है, जैव विविधता की कमी है, मतलब ज्यादा अच्छी इनके पास प्लांट की वैरायटी नहीं होती है, डाइवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है, परंपरागत ज्ञान की कमी है, कोई अच्छा पुराना नॉलेज नहीं है, कोई पुराना नॉलेज इनके पास नहीं है। मतलब इन चीजों की तो कमी है, लेकिन फायदा क्या है, ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, पैसे वाले बहुत है। इसका जस्ट विपरीत होता है विकासशील देश में। विकासशील देश में क्या होता है कि ये आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, मतलब ये गरीब है। अच्छा, गरीब होने की वजह के साथ साथ फायदा ये है कि इनमें जैव विविधता संपन्न है, वैरायटी बहुत है। जैसे हम इंडिया की बात करें, विकासशील देश का सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया। इंडिया के अंदर आप देखो बहुत सारी वैरायटियां मिलती हैं। अपने यहाँ चावल की बहुत वैरायटी मिलती है, अपने यहाँ पर वीट गेहूं की बहुत वैरायटी मिलती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत है। एक वैरायटी ढूंढने जाओ 50 वैरायटी मिल जाती है। अगला फायदा, परंपरागत ज्ञान बहुत अच्छा है, मतलब अपना जो पुराना नॉलेज है, पुराने इतिहास में जो नॉलेज लिखा है वो बहुत ही अच्छा नॉलेज लिखा था। हमारे यहां पर ये चीजें तो संपन्न है, लेकिन हम आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अब जो अपने यहां पर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे अच्छी अच्छी वैरायटीज होती है, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी प्लांट की वैरायटी है। हम लोगों को पहले पेटेंट का इतना नॉलेज नहीं था, पेटेंट का नॉलेज नहीं था, लेकिन विकसित देश पेटेंट को अच्छे से जानते थे। तो ये विकसित देश क्या करते थे, विकासशील देशों की इस वैरायटी को ले जाते थे। विकासशील देश मतलब भारत की वैरायटी कहां गई, अमेरिका गई, और अमेरिका में ले जाने के बाद वो उसे अपने नाम पर पेटेंट करा लेते थे। इंडिया की वैरायटी किसने पेटेंट करा ली, अमेरिका ने, और अमेरिका ने पेटेंट करा ली तो इस पे अधिकार अमेरिका का हो गया, और अमेरिका का अधिकार हो गया तब तो आप इसे इंडिया में भी इसकी चीजें बेचोगे तब भी परमिशन आपको अमेरिका से लेनी पड़ेगी। मतलब चीज हमारी और परमिशन हमें दूसरी कंट्री से लेनी पड़ रही है, तो हमारी चीजों की चोरी हो गई, और इसी चोरी को कहा जाता है बायोपायरेसी। यही बच्चों क्या कहलाती है, बायोपायरेसी। मतलब अपनी चीजों को क्या कर लेना, चुरा लेना, पेटेंट का मिसयूज कर लिया। तो पेटेंट का मिसयूज करके ऐसे बच्चों ये अपनी चीजों को क्या करते हैं, चुरा के ले जाते हैं। जैसे ये डेवलप कंट्री है, तो डेवलप कंट्री अपनी चीजों को चुरा के ले जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, यही बायोपायरेसी कहलाता है। क्लियर। बायोपायरेसी क्या होता है, कुछ समझ में आया बच्चों। हाँ, चीजों को चुरा लेना, पेटेंट का मिसयूज कर लेना, ये समझ में आया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। बायोपायरेसी होता क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी या आप कह सकते हो विकसित देश जो होते हैं, वह दूसरे संगठित देश द्वारा बिना किसी परमिशन के या बिना किसी क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कर लेना। मतलब बिना कोई पैसा दिए, बिना किसी परमिशन के चीजों का उपयोग करना, यही बच्चों बायोपायरेसी कहलाता है। अच्छा, ये जो बायोपायरेसी है, इसका एक मैं बहुत अच्छा केस आपको समझाता हूं। बायोपायरेसी, ये नोट कर लेना बेटे, ये एग्जाम में आ चुका है। बायो पेटेंट क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होता है, नीट में भी आ चुका है, तो आप लोग ये टर्म ध्यान रखना। इसी में ही अगला केस, एक केस लेते हैं हम। यहां पे बायोपायरेसी समझ रहे हैं बासमती चावल की। चावल की बायोपायरेसी कैसे हुई थी, एक केस आपको समझाते हैं। भारत में धान की कई किस्में हैं, लगभग 2 लाख किस्में होती हैं, विश्व में सर्वाधिक, मतलब विश्व में सर्वाधिक किस्में चावल की इंडिया में है। अच्छा, इनमें से 27 वैरायटी बासमती की है। चावल की बहुत किस्में, 27 तो केवल बासमती चावल की। बासमती में भी कई वैरायटी है, 27 उसके केसेस है। क्लियर। अच्छा, 1997 का केस है। अमेरिकन कंपनी ने बासमती धान पर, ये जो बासमती धान था किसका, इंडिया का, उस पे बच्चों उन्होंने क्या किया था, एकस्व प्राप्त कर लिया। एकस्व मतलब पेटेंट प्राप्त कर लिया था, अमेरिका के ऑफिस से पेटेंट प्राप्त कर लिया था। क्लियर। और ये जो बासमती वैरायटी बनाई थी, इन्होंने बासमती की यही नई किस्म वास्तव में भारतीय बासमती का बोनी प्रजाति के साथ क्रॉस करके इसको डेवलप किया था। एग्जैक्टली हुआ क्या था समझिएगा। 1997 की बात है। इस टाइम बच्चों ये इंडिया की वैरायटी है, ये इंडिया की वैरायटी थी, इंडिया की बासमती राइस वैरायटी। अब बच्चों इस इंडिया की वैरायटी को अमेरिकन कंपनी अपने देश ले गई। वहां ले जाने के बाद इसका इन्होंने अपनी कंट्री की सेमी ड्वार्फ मतलब छोटी किस्म, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद न्यू वैरायटी बनाई, न्यू बासमती राइस बनाई।
मतलब बासमती राइस की नई वैरायटी बनाई। कैसे बनाई? इंडियन वैरायटी को अमेरिका ले गए, वहां की वैरायटी के साथ क्रॉस कराया और एक नई वैरायटी बनाई। और ये जो नई वैरायटी बनाई, इस नई वैरायटी को पेटेंट कराया। और पेटेंट भी कैसे कराया? पूरी प्रोसेस ही पेटेंट करा ली कि कैसे इसमें बनाया गया। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या इंडिया की वैरायटी यूज हो रही है? यस, हो रही है। और इंडिया की वैरायटी यूज हो रही है तो मैं एक तरह से कह सकता हूं कि इन्होंने इंडिया की वैरायटी भी अपने नाम पर पेटेंट करा ली। और इंडिया की वैरायटी पेटेंट हो गई तो इंडिया में जब ये बासमती आप बेचोगे, परमिशन अमेरिका से लेनी पड़ेगी। हमारी चीज परमिशन अदर कंट्री से लेनी पड़ रही है, अपनी चीज की चोरी हो गई और इसी चोरी को नाम दे दिया गया बायोपायरेसी। ये पेटेंट का मिसयूज है। अच्छा, तो पेटेंट का मिसयूज करके ऐसे बासमती राइस का पेटेंट प्राप्त कर लिया था। इसी तरह का सेम पेटेंट हल्दी और नीम के संदर्भ में भी किए जा रहे हैं। मतलब दूसरे देश क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर हल्दी और नीम जो है, दूसरे देश चाहते हैं कि वो भी अपने नाम पे करा ले, उनके प्रयास किए जा रहे। अच्छा, अगर बच्चों ऐसा ही होता रहा तो हमारे यहां की अच्छी अच्छी वैरायटी दूसरे देश वाले अपने नाम पे कर लेंगे, फिर अपने यहां कुछ बचेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पेटेंट को या इस पायरेसी को रोकना तो पड़ेगा। मतलब इस पायरेसी को तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं रुकी तो हमारे यहां की अच्छी अच्छी वैरायटी दूसरे देशों के नाम हो जाएगी। तो हमें इस वैरायटी को या इस पेटेंट को या इस पायरेसी को रोकना पड़ेगा। बात आती कैसे रोका जाए, तो इसको रोकने का काम कैसे किया गया, पहले इसको नोट कर लिए। अच्छा, इसको रोकने का काम इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने पेटेंट का जब दूसरा संशोधन बिल पारित किया था, मतलब पेटेंट से रिलेटेड जो अपने यहां के नियम है उसमें संशोधन किए गए। दूसरा संशोधन जब किया गया उसमें यह चेंज किया गया कि इंडिया की कोई वैरायटी अदर कंट्री बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं ले जा सकती है। मतलब ये चेंजेस कर दिए गए। अच्छा, और यह भी है, कोई इंडिया की वैरायटी ले जाता है तो उसे पूरा लिख के देना पड़ेगा कि हम इस पर्पस के ले जा रहे हैं, कभी इसको पेटेंट नहीं कराएंगे, पूरा वहां पे लिखा रहेगा। क्लियर? मतलब पायरेसी को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज किया है। कौन से बिल में चेंज किया था? दूसरा बिल जो बनाया था उसके अंदर इन्होंने संशोधन भी किए हैं। क्लियर? तो बायोपायरेसी को रोकने के लिए भारतीय 2100 बिल में दूसरा संशोधन पारित किया गया है। और यह पारित इसलिए किया गया था ताकि पायरेसी को रोका जा सके। क्लियर? मैंने बच्चों आप लोगों को यहां ये जो टर्मिनोलॉजी समझाई, अब ये अच्छे से याद रखना। नैतिक मुद्दे क्या बताया? हां, इस तरह से बायोटेक करें, दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको नियंत्रित करने वाली कमिटी GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोई चीज साइंटिस्ट बनाता है अपने नाम पे कर लेता है, उसको कहते हैं पेटेंट। लेकिन इसी पेटेंट का मिसयूज हो जाए तो बायोपायरेसी। और उस बायोपायरेसी को रोकने के लिए इंडिया में जो बिल पारित हुआ था उसमें दूसरा संशोधन कर दिया गया है। क्लियर? तो ये सब बातें आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें, लेकिन इससे बच्चों कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इवन हर साल आप देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही रहता है। क्लियर? तो ये छोटी बातें अच्छे से ध्यान रखिए। यहां पे बच्चों ये जो बातें हमने समझी, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और विशेष बिंदु समझा देता हूं। अच्छा, ये पॉइंट अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन ये पूछा बहुत बार जाता है। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं वो है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन होता क्या है? बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है माइक्रोब्स का, जीवधारियों का उपयोग करके हम कहीं ना कहीं पोल्यूटेंट को हटाए, प्रदूषण को हटाना। यानी ये बच्चों जैविक उपचार बायोटेक की एक शाखा है जिसमें जीवधारी जैसे सूक्ष्म जीव, विषाणु, इन सब का प्रयोग करके प्रदूषकों को हटाना, विष को हटाने के लिए काम किया जाता है। मतलब बायोलॉजिकल चीजों से पोल्यूटेंट को हटाना, प्रदूषण को हटाना, यही बायो रिमेडिएशन है। बायोलॉजिकल चीज से पोल्यूशन हटाना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। इसको सुपर बग के नाम से भी जाना जाता है या इसको ऑयल ईटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये बच्चों यहां पर इस तरह का एक बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर आनंद मोहन चक्रवर्ती, एक साइंटिस्ट का नाम है, अभी लिखवाऊंगा मैं, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने बच्चों इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन को अलग से प्रवेश कराया था। अच्छा, इसमें जो जीन प्रवेश कराई गई थी वो 4 जीन थी, ऑक्टेन, नैप्थेलिन, जाइलेन, कैम्फर। ये बच्चों ऐसी 4 जीन डाली गई थी। ये 4 जीन ऑयल को हटाने का काम करती है। मतलब समुद्र की सतह पे जब ऑयल फैल जाती है तो उसको हटाने के लिए ये जीन काम में ली गई। और ये जीन उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया से ऑक्टेन की जीन को लिया, एक से नैप्थेलिन की जीन को लिया, एक से कैम्फर की जीन को लिया। इन सारी जीनों को आपस में जोड़कर एक नया प्लाज्मिड तैयार किया
और ये इस स्यूडोमोनास पुटिडा में प्रवेश करा दिया। अब बच्चों ये जो बैक्टीरिया है इसका काम यही है ऑयल को हटाना। जैसे मान लीजिए बच्चों ये समुद्र की सतह है, समुद्र काफी बड़े बड़े से होते हैं, इनके अंदर बच्चों ऐसे बड़े बड़े जहाज चलते हैं, समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, ये जहाज जाते हैं। कई बार जहाज जब जाते हैं तो ये कई बार ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इनके अंदर बड़े बड़े ऑयल के कंटेनर रखे जाते हैं। कई बार इन कंटेनर के अंदर लीकेज हो जाता है। लीकेज होने की वजह से समुद्र की सतह पर ऐसे बच्चों यहां पर ऑयल की लेयर, तेल की लेयर फैल जाती है। ऐसे ऑयल की लेयर फैल जाती है। ऑयल की लेयर ये छोटी मोटी नहीं होती, कई किलोमीटर्स तक फैलती है। और जब बहुत लंबी लंबी ऑयल की लेयर फैल जाती है तो इसके नीचे जो जीवधारी रहते हैं, इन जीवधारियों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है और इसकी यहां पर डेथ होने लगती है। मतलब ये ऑयल एक तरह से प्रदूषक है क्योंकि ये जीवधारी को मार रहा है। अब बताओ, इस ऑयल को हटाना है। ये ऑयल हटाना ह्यूमनली संभव नहीं था क्योंकि ये बहुत किलोमीटर्स तक फैली होती है। अब बात आती है इस ऑयल को कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए इस स्यूडोमोनास पुटिडा को डाल दिया जाता है। ये बैक्टीरिया यहां पर क्या करता है, इस ऑयल को मतलब डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। ऑयल को यहां से डिग्रेड करेगा, ऑयल हटाएगा, ऑयल हटाएगा, ऑयल हटाएगा, तो ऐसे ऑयल की लेयर को पूरी तरह से हटा देगा। और ऑयल हट जाएंगे तो ये जीवधारी आसानी से वृद्धि कर पाएंगे। तो मुझे बताओ स्यूडोमोनास पुटिडा क्या करता है? हाँ, ऑयल को हटाने का काम करता है। ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होता है। इसे बच्चों सुपर बग के नाम से भी जानते हैं। ऑयल ईटिंग बग कहलाने वाला जीवाणु तेल के फैलाव को साफ करता है। ये जो तेल फैल जाता है उसको साफ करता है। इस जीवाणु का निर्माण डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा किया गया था। इन्होंने बच्चों 4 प्रकार के जीन, ये 4 प्रकार की जीन थी, ये याद नहीं करना है, समझाने के लिए बताया बस। 4 प्रकार के जीन या प्लाज्मिड की मदद से बैक्टीरिया के अंदर स्थानांतरित किए थे। ये जीन ऑक्टेन, जाइलेन, कैम्फर एंड नेप्थलीन के थे। क्लियर? मुझे बताओ यहां पर इस पॉल्यूशन को हटाने के लिए क्या हमने बायोलॉजिकल चीज काम में ली? यस, बायोलॉजिकल चीज से पॉल्यूशन हटाना, इसी को हम बायो रीमेडिएशन कहते हैं। बायो रीमेडिएशन का मतलब यही होता है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया स्यूडोमोनास पुटिडा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट केस है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये भी नोट कर लो। क्या नोट? अच्छा, क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन लेते हैं। आपके एक्सरसाइज नंबर 2 का, मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हर्बिसाइड या आप कह सकते हो शाकनाशी, वीडीसाइड प्रतिरोधक जीएम फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाए गए। 4 ऑप्शन दिए, चेक करो और सोल्व करो कि कौन सा सही होगा। थोड़ा दिमाग लगाना अच्छे से, बताइए बच्चों कौन सा सही होगा। हाँ, इसको सोल्व किया होगा। मुझे बताइए यहां पर ये बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट है। इन ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर WR मतलब वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन पहुंचा दी गई है। वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन को पहुंचा दिया गया है। ये मैंने आपको पहले सिखाया भी था। वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन पहुंचा दे दी तो ये प्लांट बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब बच्चों ये वीड लगा हुआ था तो इस वीड को हटाने के लिए वीडीसाइड डाला जाता है। अच्छा, वीडीसाइड इस वीड्स को मारेगा, इन मेन प्लांट को नहीं मार पाता। क्यों? क्योंकि वीडीसाइड रेजिस्टेंट है। क्वेश्चन यही पूछना चाहता है, इन वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का उद्देश्य क्या है? क्यों ये वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए? वीडीसाइड या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का फायदा यह था कि जब हम वीडीसाइड डालें तो यहां पर केवल वीड्स मरे, हमारा मेन प्लांट सुरक्षित रहे। अब मुझे बताओ, जब वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए गए हैं तो अब ये वीडीसाइड यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे करना चाहिए, ताकि वीडीसाइड डालेंगे तो केवल वीड मरेगा, मेन प्लांट सुरक्षित रहेगा। तो मुझे बताओ वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का यूज बिना शाकनाशी का उपयोग किए बिना। अरे बिना शाकनाशी के, अब तो शाकनाशी का उपयोग करेंगे, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। अरे जब वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए है तब तो वीडीसाइड डालो ना वीड्स को मारने के लिए। अच्छा, अगला आता है पर्य प्रेमी। इसका मतलब होता है पर्यावरण प्रेमी, शाकनाशी को बढ़ावा देना। अच्छा, ये जो वीडीसाइड होते हैं ये केमिकल होते हैं और ये केमिकल अल्टीमेटली नुकसान करते हैं। मैंने आपको कहा भी था केमिकल से नुकसान होता है, तो ये पर्यावरण प्रेमी तो नहीं होता। अगला आता है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। अच्छा, संचयन को कम करना। अरे कम नहीं करता, ये तो बच्चों टॉक्सिक चीजों को बढ़ा देता है, क्योंकि हम एक तरह से टॉक्सिक ही तो डाल रहे हैं। वीडीसाइड क्या टॉक्सिक चीज ही होती है। अगला, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
मानव श्रम का उपयोग किए बिना ही खेत से खरपतवार को दूर करना। अगर हमने वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए है, वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए, तो अब हम खरपतवार का यूज करें या नहीं करें? अरे खरपतवार नाशी का यूज करना है, यहां लिखा है मानव श्रम का उपयोग किए बिना है। सही बात है। वीड्स को हटाने का एक सिंपल तरीका होता है कि हम यहां पर मजदूर बुलाएं और मजदूरों से इसको हटा लें। जब वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए हैं तो वीडीसाइड का उपयोग करके वैसे ही ये मर जाएगा, तो अब हमें मानव श्रम का यूज, मजदूरों का यूज नहीं करना है। तो मानव श्रम का उपयोग किए बिना ही खेत से खरपतवार को हटाए, बिना मजदूरों के वीडीसाइड डाल के इसको हटाना, यही बच्चों जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाने का, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का मेन उद्देश्य था। मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 4 ही करेक्ट है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक बार फिर सुन लेना, बिना शाकनाशियों का उपयोग। अरे जब वीडीसाइड बना लिए तो शाकनाशी तो अब डाले ना, अरे शाकनाशियों का तो यूज करें। यहां अगर शाकनाशी होता तब सही होता, बिना लिख दिया इसलिए गलत हो गया। पर्यावरण प्रेमी होते नहीं है, खाद्य पदार्थ को ये और खराबी कर रहे हैं एक तरह से, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 4 ही करेक्ट होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये अपनी एक्सरसाइज सेकंड की क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नोट किया बच्चों? ये हम बच्चों नेक्स्ट चैप्टर समझने जा रहे हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक लेक्चर का चैप्टर है। इसमें बच्चों एग्जाम में कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन भी आ गए। एक लेक्चर का टॉपिक और उससे 4 क्वेश्चन, मतलब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब इस टॉपिक से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटा टॉपिक है, तो एग्जाम पॉइंट व्यू से हम कहेंगे ये टॉपिक हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, पहले तो मुझे बताइए सूक्ष्म जीव होते क्या है? सूक्ष्म जीव मतलब इतने छोटे जीव है जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ये जो सूक्ष्म जीव है हमें फायदा भी करते हैं और नुकसान भी करते हैं, इनके दोनों बातें हैं। अच्छा, कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिनसे कई तरह के रोग होते हैं, बहुत सारे डिजीज आप पढ़ते हैं कि ये बैक्टीरिया की वजह से हुई है, ये वायरस की वजह से हुई है, ये फंगस की वजह से होती है। कई सारी बीमारियां बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से हमें होती है। लेकिन बच्चों इन सूक्ष्म जीवों से हमें फायदे भी होते हैं। कई सारी चीजें ऐसी है जो सूक्ष्म जीवों से बनी है और हम खाने में उसका यूज करते हैं। जैसे हम बात करें दही की, चीज की, अच्छा इडली डोसा जो बने होते हैं ये भी सब माइक्रोब से बने होते हैं। तो माइक्रोब से हमें क्या क्या फायदे हैं इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। नाम ही है सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में योगदान, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अच्छा, ये चैप्टर मैं फिर कहूंगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीव कहां कहां फायदा दे देते हैं ये सब हमें सीखना है। सूक्ष्म जीवों की बात करें तो सूक्ष्म जीव क्या क्या हो सकते हैं? ये सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस, कवक, वायरोइड, प्रोएंस, ये ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन या संक्रामक कारक जिसको हम प्रायन के नाम से भी जानते हैं, ये भी बच्चों माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स मतलब इतने छोटे कि हमें उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। बात आती है माइक्रोब्स कहाँ मिलते हैं। माइक्रोब्स बच्चों हर तरफ प्रेजेंट है, चाहे बच्चों हम बात करें पानी के अंदर, वहां भी माइक्रोब्स होते हैं, हवा के अंदर, वहां भी माइक्रोब्स होते हैं, हर जगह प्रेजेंट है। इवन हमारे शरीर में भी माइक्रोब्स है, प्लांट के शरीर में माइक्रोब्स होता है, तो माइक्रोब्स में कहूंगा सब जगह उपस्थित होते हैं। इवन कई जगह टेम्परेचर हाई होता है, वहां भी होते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट है, बेसिक इन्वायरमेंट है, वहां पे भी होता है। हर इन्वायरमेंट के अंदर आप माइक्रोब्स को देख सकते हैं। तो माइक्रोब्स सूक्ष्मजीवी मृदा, जल, वायु सब जगह उपस्थित होते हैं। हर जगह आप देखोगे आपको माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। माइक्रोब्स से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम ड्रॉ किए हुए। ये बच्चों माइक्रोब्स में ऐसा एक डायग्राम बना रखा है। ये माइक्रोब्स रोड शेप का होता है, दिख भी रहा डायग्राम में, रोड टाइप के दिख रहे होंगे। इसी तरह से ये स्पेरिकल वृत्ताकार आकृति के होते हैं। माइक्रोब्स बच्चों कई बार ऐसे रोड शेप के होते हैं जिनके साथ ऐसे फ्लैजिला, कशाभिका लगा होता है। इसी तरह से माइक्रोब्स ये बैक्टीरियोफेज होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। इसी तरह से ये एडिनोवायरस है। ये डायग्राम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चों जब एम्स की एग्जाम होती थी तो उसमें ऐसे डायग्राम आ गया था और पूछा था ये किस वायरस का है, तो ध्यान रखना एडिनोवायरस, जो श्वसनीय संक्रमण करने वाला एडिनोवायरस है, मतलब ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह से ये बच्चों यहां पे टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जानते हो आप, ये कुछ इस तरह से रहता है। तो ये बच्चों इन माइक्रोब्स के क्या क्या शेप हो सकते हैं उनसे रिलेटेड हम यहां समझ रहे थे।
अब बात आती है माइक्रोब्स के हमें फायदे क्या है। माइक्रोब्स के मैंने कहा ना हर तरफ फायदे होते हैं। इन फायदों में सबसे पहला फायदा हम समझेंगे, माइक्रोब्स के फायदे में सबसे पहला फायदा हम समझेंगे घरेलू उत्पाद बनाने में। बहुत सारे घरेलू उत्पाद ऐसे होते हैं जो माइक्रोब से बने होते हैं। इसी तरह से जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर बनाने में इसका रोल होता है। ये जैव नियंत्रणकारी, बायो पेस्टिसाइड का काम कर सकते हैं। सूक्ष्मजीवी बायोगैस उत्पादन में काम आते हैं। सूक्ष्मजीवी सीवेज ट्रीटमेंट में काम आते हैं। सूक्ष्मजीवी औद्योगिक उत्पाद बनाने में काम आते हैं। तो मुझे बताओ माइक्रोब्स के मानव कल्याण में आप देखिए बच्चों कई फायदे हैं। मानव कल्याण में इसके कई सारे फायदे होते हैं। ये सारे फायदे मैं आपको समझाऊंगा, बस इस एक को छोड़ के, इसको छोड़ के। सीवेज उपचार, सीवेज उपचार वाला आपके एनसीईआरटी में लिखा तो इसी चैप्टर में है, लेकिन बच्चों आप इसको इकोलॉजी में पढ़ चुके होते हैं और इकोलॉजी में इसको समझाया भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ के बाकी ये जितने भी केसेस है ये सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम घरेलू उत्पाद से। घरेलू उत्पाद में सबसे पहला आता है जैसे दही। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव सबसे पहले नंबर पर दही। दही आप सभी जानते हैं, दही बच्चों ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार होता है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ही दही के निर्माण में काम में लिया जाता है। दही बनता कैसे आप सभी जानते हैं। दही बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों मिल्क को गर्म कर दिया जाता है। मिल्क को गर्म कर दिया, अच्छा दूध को जब गर्म कर देते हैं तो उसमें आप लोगों ने पता है पुराना जो दही होता है ये हल्का सा इसमें मिला दिया जाता है। अच्छा पुराने दही को क्यों मिलाते हैं? हाँ इसलिए मिलाते हैं ताकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ जाए। मतलब एक तरह से यहां पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया। दूध के अंदर कौन सा बैक्टीरिया डाल दिया? लैक्टोबैसिलस। किस रूप में डाला? दही के रूप में। फिर यह लैक्टोबैसिलस अपनी वृद्धि करता रहता है और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड रिलीज करता है और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से यहां पर एक डेंस मटेरियल तैयार हो जाता है और ये जो डेंस मटेरियल, गाढ़ा मटेरियल यहां तैयार हुआ, इसी को नाम दे दिया जाता है कर्ड। तो मिल्क से कर्ड बनने का काम, मिल्क से कर्ड बनाने का काम ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। और क्या रिलीज करता है? लैक्टिक एसिड। इसलिए इसको शॉर्ट में LAB कहा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यह दूध में वृद्धि करता है और उसे दही में बदल देता है। अच्छा दही के क्या फायदे हैं? दही की विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट यह है विटामिन B12 की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। अगर हम दही खाते हैं तो शरीर में विटामिन B12 बड़े आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। तो दही का सबसे मेन पर्पस विटामिन B12 के लिए होता है। साथ ही साथ हमारे पेट में लेब रोगकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने का काम भी करते हैं। अपने स्टोमक के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी वृद्धि को रोकने में भी दही काम में लिया जाता है। तो दही के दो बड़े फायदे, पहला विटामिन B12, अच्छे से याद रखना बेटे, क्वेश्चन आ चुका है नीट में। दही में किस विटामिन की मात्रा अच्छी होती है? विटामिन B12। और यह पेट में हानिकारक पैथोजन की वृद्धि को भी रोकने का काम करता है। क्लियर? तो दही से रिलेटेड हमने बात समझी। इसी तरह से अगले नंबर पे आता है वो है चीज। अच्छा चीज सर्वाधिक प्राचीन खाद्य पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है। इन चीज में सबसे पहला चीज मैं आपको समझाता हूं, स्विस चीज। स्विस चीज बच्चों कुछ इस तरह का होता है। ये इस तरह का एक चीज होता है, इसको हम कहते हैं स्विस चीज। इस स्विस चीज को बनाने का काम माइक्रोब्स करते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया काम में लिया जाता है। स्विस चीज उत्पन्न होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी बैक्टीरिया द्वारा। यह जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। उस बैक्टीरिया का नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी। इस बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। स्विस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आप लोगों को ऐसे छिद्र दिखाई दे रहे, दिख रहे हैं? ये जो होल्स दिख रहे हैं, छिद्र दिख रहे हैं, ये सब इस बैक्टीरिया के CO2 उत्पन्न होने के कारण होता है। तो यह कठोर चीज होता है। साथ ही साथ इसमें बड़े बड़े छिद्र जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न करने के कारण होता है। यहां पर बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न होती है, इसी से इसमें छिद्र बन जाते हैं। तो ये स्विस चीज से बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर पे आता है रोक्यूफोर्ड चीज। रोक्यूफोर्ड चीज बच्चों कुछ इस तरह का चीज होता है। ये रोक्यूफोर्ड चीज होता है। रोक्यूफोर्ड चीज की खास बात ये होती है इसे पेनिसिलिन रोक्यूफोर्ड कवक द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये याद रखना, ये तो तैयार हुआ है किससे? बैक्टीरिया से। लेकिन ये बैक्टीरिया से नहीं, ये फंगस या कवक द्वारा तैयार हुआ। कवक का नाम याद रखना, पेनिसिलिन रोक्यूफोर्ड। और ये सेमी हार्ड नेचर का होता है। ये हार्ड होता है जबकि ये सेमी हार्ड नेचर का चीज होता है। तो चीज को बनाने में भी माइक्रोब्स काम आते हैं। और ये वाला तो, पहला वाला तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन आता है स्विस चीज का निर्माण कवक ने किया? नहीं,
स्विस चीज का निर्माण कवक ने नहीं किया, जीवाणु ने किया, बैक्टीरिया ने किया, जिसका नाम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी। क्लियर? अच्छा, ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे तो आप मॉड्यूल में डायरेक्ट भी देख सकते हैं और चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगले नंबर पर, अच्छा जो नोट नहीं करे वो मॉड्यूल में इसको साथ साथ देखते रहो और लाइनें को अंडरलाइन करते रहो, इंपॉर्टेंट बातें सारी। डॉग, डॉग बच्चों ये एक तरह का गीला गुथा हुआ आटा होता है। इस तरह से गीला गुथा हुआ आटा होता है जिसका यूज इडली डोसा बनाने में किया जाता है। आप बच्चों इसको ऐसे समझिएगा, इडली और डोसा बनाने के लिए सबसे पहले आटे को ऐसे ले लिया जाता है, ये फ्लर को ले लिया, फिर इसके अंदर इस पानी को मिक्स कर दिया जाता है, तो ये एक सॉल्यूशन बन जाता है। इसको ऐसे हवा में छोड़ देते हैं ताकि हवा के माइक्रोब्स इसमें जाएंगे। थोड़े टाइम बाद देखोगे तो ये यहां से यहां तक ऐसे फूल जाता है, ये आटा ऐसे फूल जाता है, और इसके फूलने के पीछे रीजन CO2 का उत्पादन। CO2 के उत्पादन की वजह से हल्का सा फूल जाता है। अच्छा, जब ये पूरी तरह से फूल गया उसके बाद इसका यूज इडली और डोसा बनाने में काम में लिया जाता है। तो इडली डोसा बनाने के लिए ये जो आटा काम में लिया गया उसी के लिए इंग्लिश में वर्ड लिखा जाता है डॉग। अच्छा, डोसा और इडली के लिए प्रयोग होने वाला डॉग जीवाणु के किण्वन से तैयार होता है, मतलब इसमें वही माइक्रोब से तैयार किया जाता है। इस आटे की फुली उभरी शक्ल, मतलब इसमें जो फुलापन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, CO2 गैस उत्पन्न होने के कारण होता है। क्लियर? तो डॉग क्या है? ऐसा आटा, फुला हुआ आटा जो इडली और डोसे के निर्माण में काम में लिया जाता है। अगले नंबर पे लेते हैं ब्रेड। ये सब घरेलू उत्पाद हैं जो घर में खाने में यूज किए जाते हैं। ब्रेड की बात करें तो ब्रेड बच्चों, ये जो ब्रेड होती है इसका निर्माण एक यीस्ट के द्वारा किया जाता है, और आप सभी जानते हो उस यीस्ट का नाम सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जिसे बेकर्स यीस्ट के नाम से लिखा जाता है। बेकर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बेकरी में यूज किया जाता है। ब्रेड एक तरह से बेकरी का उत्पाद है, तो इसको हम बेकर्स यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी द्वारा उत्पन्न करते हैं। क्लियर? ब्रेड में छिद्र CO2 उत्पन्न होने के कारण ही होते हैं। यहां पर जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं किसकी वजह से? तो वही CO2 प्रोडक्शन के कारण होता है। क्लियर? अगले नंबर पे लेते हैं टोडी। टोडी बच्चों ये दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय पदार्थ है, मतलब ये साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यह ताड़ वृक्ष के स्त्राव को किण्वित करके तैयार किया जाता है, मतलब ये पाम प्लांट से तैयार किया जाता है। टोडी, इसको इस तरह से आप समझिएगा, ये बच्चों से पाम का एक प्लांट होता है। अब इस पाम के प्लांट में क्या किया जाता है, यहां पर ऐसे मटकी को बांध दिया जाता है, ऐसे इस तरह की मटकी बांध देते हैं, फिर इस प्लांट में यहां नीचे की तरफ ऐसे छेद कर देते हैं। अच्छा, छेद करने से क्या होगा, इस प्लांट में जो सेप होता है वो सेप ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पे भरता जाता है, बूंद बूंद से यहां पर ये घड़ा भरता रहता है, और जब यहां से बूंद बूंद चलती जाएगी, बूंद बूंद से घड़ा भर गया, और जब ये घड़ा भर जाता है तो इसको ऐसे हवा में रखते हैं ताकि हवा में जो माइक्रोब से इसका फर्मेंटेशन करेंगे, और फर्मेंटेशन करने के बाद इस तरह का एक ड्रिंक तैयार हो जाता है जिसको कहा जाता है टोडी। टोडी, इसको सिंपल लैंग्वेज में ताड़ी के नाम से भी जानते हैं, नाम सुना होगा आपने ताड़ी। तो वो ताड़ी ये बच्चों पाम प्लांट से तैयार किया जाता है, और इसमें भी माइक्रोब्स का ही रोल होता है। इसी तरह से सूक्ष्म जीवों का उपयोग मछली, सोयाबीन, बांस के जो प्रहरों होते हैं आदि से भोजन तैयार करने में भी किया जाता है। क्लियर? हमने घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवी कहां कहां काम में लिए गए मैंने आपको बताया। दही के निर्माण में, चीज के निर्माण में, ब्रेड के निर्माण में, इडली डोसा बनाने में, टोडी के निर्माण में, इन सारे चीजों को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवी काम में लिए गए। तो सूक्ष्म जीवी का ये पहला केस मैंने आपको समझाया।